फेज 2 में बन रहे जोनल पार्क को मार्च 2014 तक पूरा करने और ताज नेचर पार्क का काम ठीक से कराने को कहा। साथ ही कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने होमगार्ड्स विभाग की भी बैठक ली, उनकी परेशानियां सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। कानपुर में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं बसपा के कैडर बोर्ड ऐसे सम्मेलनों से नदारद दिखाई पड़ रहा है। कानपुर के यशोदा नगर में बसपा के ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में जहां बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का स्टेज वातानुकूलित बनाया गया है, वहीं महासचिव ने ब्राह्मण वोट बैंकों को रिझाने की कई बातें कही। सम्मेलन में जुटे बसपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर सम्मेलन फैलाव नजर आया। अकबरपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अनिल शुक्ला वारसी और कानपुर नगर सीट से सलीम अहमद का नाम पक्का कर गए बसपा महासचिव। जब सत्ता मिल गई तो उन्होंने भगवान राम को ही छोड़ दिया। जब उनको धोखा देने का काम किया, ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो भला आप लोगों को क्या याद करेगी। ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में बसपा कार्यकर्ताओं को जहां हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने का आभास था, वहीं सम्मेलन में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई पड़ रही थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही सूबे के अधिकारियों को सुधरने की लाख नसीहत देते रहे, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि लोकतंत्र बहाल हुआ है। पूरे प्रदेश के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनता दर्शन में पहुंचने लगे थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, हालात और भी गंभीर हो गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बावजूद पार्टी के नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। सपा के नेता मजबूरन अपनी ही सरकार के अधिकारियों के रवैये के खिलाफ धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। यही नहीं, सरकार बनने के बाद ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें खुद समाजवादी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से लेकर सांसद तक को धरने पर बैठना पड़ा है। बहरहाल भले ही अखिलेश सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार में खुद के नेताओं के धरने पर बैठने से सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। महीने के बाद भी, विधानसभा में घोषणा करने के बाद भी अभी तक नाले रखने का काम शुरू नहीं हुआ। इससे जनता में बहुत आक्रोश प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को मजबूर होकर के संघर्ष करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही अखिलेश यादव ने सख्त तेवर नहीं दिखाए तो सरकार को और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। दिन दहाड़े की गई अपहरण की कोशिश, मामला लखनऊ का है। दिन दहाड़े की गई अपहरण की कोशिश। जी हां, आज लखनऊ हाईकोर्ट चौराहे पर जब एक प्रेमी प्रेमिका जो बहराइच के रहने वाले हैं और जिनके घर वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कर रखी थी, वहीं आज जब ये अपने प्रेम संबंध को पक्के रिश्ते में बदलने के लिए लखनऊ कोर्ट पहुंचे और यहां दस्तावेज जमा करने जा रहे थे, तभी प्रेमिका के घर वालों ने दबंगई दिखाते हुए बीच चौराहे पर वकील समेत प्रेमी और प्रेमिका के अपहरण की कोशिश की, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और आनन फानन में प्रेमिका के घर वाले मौके से फरार हो गए। वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी लखनऊ और एसएसपी बहराइच को निर्देशित किया है कि वो प्रेमी और प्रेमिका को सुरक्षा प्रदान करें। थाना बौंडी की पुलिस और उनके घर वाले आए, उन्होंने लड़की को उठाने की कोशिश किया। उसके बाद लड़के और हमको खींच करके गाड़ी में डाल लिया और स्वास्थ्य भवन के बाद जब इंटरव्यू किया हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने, तो जाकर के रोका गया। जहां प्रेमी प्रेमिका के अपहरण की कोशिश नाकामयाब रही और मौके से प्रेमी प्रेमिका के घर वाले फरार हो गए, लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रेमी प्रेमिका को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। बरेली में आज पंचायती राज मंत्री बलराम यादव की तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल के बेड पर पड़ी सरजीत कौर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इसकी इस हालत के जिम्मेदार पंचायती राज मंत्री बलराम यादव हैं। दरअसल सरजीत कौर पूरनपुर की रहने वाली है और आज सुबह वो अपने पति के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली आई थी। सरजीत रोडवेज बस से नीचे उतरकर सड़क पार कर रही थीं कि तभी पंचायती राज मंत्री की तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इतने बड़े हादसे के बाद भी मंत्री जी महिला को देखने अस्पताल नहीं पहुँचे। इतने बड़े हादसे के बाद क्या मंत्री जी का ये दायित्व नहीं बनता कि उन्हें उस महिला को देखने अस्पताल जाना चाहिए था? पुलिस टॉर्चर से युवक की मौत। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन पुलिस का चेहरा बदलने वाला नहीं।
एटा में पुलिस की थर्ड डिग्री के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बलवीर नाम के शख्स को एटा पुलिस ने इस कदर घाव दिए कि उसकी सांसें थम गयी। आरोप है कि हत्या के मामले में बलवीर और उसके दोस्त बनी खान को पुलिस ने न केवल 3 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा, बल्कि जुर्म कबूलने के लिए कई तरह की यातनाएं भी दी। बनी खान की माने तो उसके और बलवीर के नाजुक अंगों पर सिरिंज से पेट्रोल और तेजाब भरकर कई इंजेक्शन लगाए गए, जिसके चलते बलवीर के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। शुक्रवार को बलवीर ने KGMC मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। आज जांच के लिए आदेश दे रहा हूं और जांच करके यदि कोई कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध नियम अनुसार हम कार्रवाई। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और 2 होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहरहाल मुख्य आरोपी ऐसो के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिल्मी स्टाइल में लूटपाट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को उस वक्त दबोचा जब वो दोनों बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। साहिबाबाद पुलिस ने मोहन नगर चौराहे से इमरान व अमित नाम के 2 शातिर लुटेरों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की माने तो दोनों फिल्म देखने के काफी शौकीन हैं और धूम फिल्म देखने के बाद उन्होंने लूटपाट का नया तरीका इजाद किया था। दोनों लग्जरी गाड़ियां लूटते थे। कार चालक के पास से कुछ नहीं मिलने की सूरत में वो उसे बंधक बनाते और उसे उसके घर ले जाकर लूटपाट करते थे। विरोध करने पर वो हत्या तक करने से नहीं सकते थे। ये गिरोह साहिबाबाद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इन दोनों के नाम इमरान और अमित हैं। ये दोनों भैंसुमा मेरठ के रहने वाले हैं। इन दोनों के पुलिस का दावा है कि दोनों के गिरफ्त में आने से इलाके में कई वारदात होने से बची। अब पुलिस लुटेरे के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। चित्रकूट में दिल्ली पुलिस के एक ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल प्रेमचंद यादव नाम का शख्स चित्रकूट के बिलहरी गांव में रहता है। प्रेमचंद दिल्ली में काम करता था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 8 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और लूटी गई रकम को लेकर वापस चित्रकूट में अपने गांव बिलहरी लौट आया। प्रेमचंद और उसके दोस्तों के खिलाफ रोहिणी थाने में लूट के मामले में केस भी दर्ज हुआ था। लोग असलहों से लैस थे, जिन्होंने टोका और पूछा, उसी मध्य इनको गोली मार दी गई और इनकी मृत्यु हो गई। लूट के मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस के ASI जय भगवान शर्मा और सिपाही गौरी शेखर यहां आए हुए थे, जहां प्रेमचंद यादव ने ASI जय भगवान शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। CRPC की धारा 313 के तहत अपने आखिरी बयान दर्ज कराने से बचने की कोशिशें कर रहे तलवार दंपति को CBI कोर्ट ने करारा झटका दिया है। CRPC की धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज कराने से बच रहे तलवार दंपति को CBI कोर्ट ने गहरा झटका दिया है। CBI कोर्ट पहुंचे तलवार दंपति को कोर्ट ने अपने बयान दर्ज कराने के लिए बाध्य कर दिया। डॉक्टर राजेश तलवार ने CBI कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। CBI जज ने डॉक्टर तलवार से तकरीबन 200 सवाल पूछे। CBI कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की है। 20 मई को भी तलवार दंपति के बयान जारी रहेंगे। उधर हाई कोर्ट ने तलवार दंपति द्वारा 14 गवाहों की दोबारा गवाही से संबंधित अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज फर्स्ट टाइम जो है राजेश तलवार ने इस घटना के बारे में कोर्ट को बताया है कि किस तरीके से उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो झूठे हैं। तलवार दंपति का 313 के तहत बयान 20 मई को भी जारी रहेंगे। महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। मुगलसराय के सब्जी मंडी इलाके में जमीन पर कब्जा दिलाने गए नायब तहसीलदार और उनकी टीम की वहां पहले से रह रहे लोगों से जमकर झड़प हो गई। कब्जे का विरोध कर रहे परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने खुद को जलाकर जान देने की कोशिश भी की। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने कोतवाली के सामने GT रोड पर जाम लगा दिया। दरअसल इस जमीन का बैनामा सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने कराया है और जमीन के एक हिस्से में एक परिवार काफी अरसे से काबिज है। सेल्समैन है टायर एजेंसी का, वो कैश लेकर के जा रहा था। उसको 3 लोगों ने रोक करके उसको जो है कैश ताला छीनने की कोशिश किया और उसके बाद उसको गोली मार दी और उसने विरोध किया। उस सेल्समैन की जो है वो मृत्यु हो गई थी मौके पर। नायब तहसीलदार के मुताबिक जिस हिस्से में पहले से लोग काबिज हैं, उनके पास जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। आज सुबह आगरा बरेली हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौत हो गई है। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब 3 लोग अपने नाती का मुंडन कराकर गंगा जी स्नान कर वापस आ रहे थे। उस वक्त रोडवेज ने 3 बाइक सवारों में टक्कर मार दी, जिससे 3 की मौत हो गई। बच्चे की हालत गंभीर है, जिसका कासगंज जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।
उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस संगठन और कांग्रेस की अनुशासन समिति के बीच ठनी हुई है। निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहने वालों पर कार्रवाई को लेकर ठनाठनी चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस अनुशासन समिति ने मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत 100 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन मंत्री द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अनुशासन समिति की दोनों के इस निर्देश नागवार गुजरे। ऐसे में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति ने केंद्रीय अनुशासन समिति का दरवाजा खटखटाया है। उस समिति के सचिव ने के एंटोनी और मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भंडारी ने साफ कहा है कि प्रदेश की अनुशासन समिति केंद्रीय अनुशासन समिति के निर्देशों पर बनी है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उन्हें सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन उनके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनके अनुसार उन्हें डिक्टेट करने का अधिकार किसी को नहीं है। कारण जाने जाएंगे, क्या वजह रही है, क्यों पार्टी के खिलाफ वितर्कात हुआ है, विरोध किया गया है, निश्चित रूप से उसका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी भंडारी के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि अनुशासन समिति प्रदेश संगठन के प्रति जवाबदेह है और संगठन को उन्हें सलाह नहीं निर्देश देने का अधिकार है। देहरादून में आज उस वक्त बवाल हो गया जब तेज गति से आ रहे विक्रम ने स्कूली छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून इन दिनों हादसों की राजधानी बनता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में करीब 5 रोड एक्सीडेंट हुए जिनमें लोगों की जान गई है। देहरादून के कांवली रोड में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब तेज गति से आ रहे विक्रम ने स्कूली छात्र को टक्कर मार दी। छात्र मोटरसाइकिल में था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी आगजनी की। उन्होंने विक्रम में आग लगा दी और जमकर बवाल काटा। पुलिस प्रशासन को लोगों को शांत करने में काफी वक्त लगा। लोगों की प्रशासन से मांग थी कि हाईवे में स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, साथ ही तेज गति से आ रहे वाहनों को लगातार चालान किए जाएं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। लेकिन वहीं एडीएम देहरादून का ये कहना था कि आम जनता की सभी बातों को सुना जाएगा। इतना ही नहीं, जो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। जिसके बाद लोग शांत हुए और विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया। हम अभी आए तो ये ड्राइवर तो हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरा यहाँ पे बार बार कह रहे घटनाएं होती है, तो इसके लिए डिवाइडर के लिए भी पीडब्ल्यू के लिए लिखते हैं, और दूसरा कुछ इनको आर्थिक सहायता मिले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हम लोग। राजधानी में होने वाले इन हादसों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? प्रशासन दुर्घटना के बाद ही क्यों कार्रवाई की बात करता है? ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन को किस तरीके के नियम और किस तरीके से जनता की बेहतरी के लिए कार्य करने होंगे। जनतंत्र यात्रा के तहत वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे शुक्रवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे और उन्होंने जनता का आह्वान किया कि भ्रष्टाचार को मिटाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता को प्रतिज्ञा करनी होगी। जनतंत्र यात्रा के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे प्रख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे का उनके समर्थकों ने गर्मजोशी स्वागत किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्ट और दागी लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए जनता के पास चाबी है। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने से काम नहीं चलेगा, आज देश में व्यवस्था बदलने की जरूरत है और इसके लिए पक्ष व पार्टियों का साथ छोड़कर जनतंत्र व लोकतंत्र लाना होगा। देश की आजादी के बाद से ही प्रजातंत्र पर राजनीति हावी हो गई है। पक्ष व पार्टी तंत्र हावी होने के कारण चोर, लुटेरे व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आ गए हैं। संसद में 13 सांसद हैं जो दागी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर केंद्र के 6 सांसदों के विकेट गिरा दिए हैं। उन्होंने दोहराया कि सत्ता परिवर्तन की चाबी देश की जनता के हाथ में है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम पूरे तन मन धन से अन्ना हजारे जी के साथ हैं, और जहाँ पे आंदोलन की बात आती है और उस आंदोलन में हम उनके साथ हैं। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि वे देश भर में घूम रहे हैं और 121 करोड़ में से उन्हें अगर 6 करोड़ लोगों का समर्थन मिला तो वे दिल्ली रामलीला मैदान में फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। झांसी में लगातार बढ़ते अपराधों के क्रम में बदमाशों ने एक डकैती को अंजाम दिया। झांसी के बिजौली में रहने वाले बीएचएल के कर्मचारी आर के कपिल के घर आज तड़के बदमाशों ने धावा बोल दिया और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर घर से लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया और परिवार के तीनों लोगों के सर पर वार कर उनको घायल कर दिया। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस और डीआईजी ने मौके का निरीक्षण कर डकैती को अंजाम देने वाले बदमाशों का सुराग लगाने में जुट गयी। बदमाश आए थे और इन्होंने दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया है और कुछ सामान वहां से लूटपाट की है। ये उनके बताने पर मालूम पड़ेगा कितना सामान गया है। 2
मजदूरों की झुलस कर हुई मौत। उत्तरकाशी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर में रह रहे मजदूरों में जमकर कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के बाद मजदूरों ने घर में आग लगा दी। आग लगने के बाद घर में सो रहे 2 मजदूर जल गए। जलने की वजह से मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनसे लोगों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में